बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो सैम्पल पेपर अपलोड किया गया है वेबसाइट पे, उसके सॉल्यूशन को आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, आप देख सकते हैं पेपर यहाँ पर। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा और टोटल मार्क्स 70 होंगे। बच्चों, यहाँ पर आप निर्देश देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी शुरुआत के जो 15 मिनट्स हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लें, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, पूरे पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। बच्चों, सेक्शन ए में टोटल आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पर आपको A, B, C, D जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उस सर्कल को फिल करना होगा। इसके लिए आपको OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट पर आंसर देने के बाद आप उसमें कोई कटिंग ना करें, इरेज़र का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही वाइटनर का यूज करना है। बच्चों, दूसरे सेक्शन बी में 50 नंबर के आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपको कुल 5 प्रश्न मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में 2 नंबर के 6 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 12 मार्क्स आपको मिलेंगे, सारे अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 में आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे, यानी यहाँ पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हर एक में 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको केवल 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा, 6 मार्क्स इसके लिए आपको मिलेंगे। बच्चों, हर क्वेश्चन के सामने लिख दिया गया होगा कि आपको कितने पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं, नंबर भी उनके सामने इंडिकेट होंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करना है और अंत तक करते चले जाना है। अगर कोई प्रश्न बीच में नहीं आता है तो उस पर समय बर्बाद ना करें और अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1। बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन ए में हम लोग आ चुके हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, अशांत, शांत या दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, परिमेय संख्या का यहाँ मतलब हुआ किस तरह की संख्या, जैसे P/Q के फॉर्म में लिख सकें। तो जो P/Q के फॉर्म में संख्या होती है वो हमेशा, उसका जो प्रसार होता है वो हमेशा शांत होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शांत। तो सेक्शन ए पे बच्चों यहाँ पर हम लोग इंग्लिश कन्वर्जन भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, बोथ और नन ऑफ दीज। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, जो रेशनल नंबर उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये हमेशा कैसे एंड होते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बच्चों सेकंड ऑप्शन होगा, टर्मिनेटिंग। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या या एक। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, शून्येतर परिमेय संख्या आपसे बोला गया। बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सदैव अपरिमेय संख्या। देखिए, शून्येतर परिमेय संख्या यानी आप इस तरह से इसको ले सकते हैं, मान लीजिए 5 है, नॉन ज़ीरो, और अपरिमेय संख्या √2 है। अब जब इसका प्रोडक्ट होगा तो हमेशा ये √2 के साथ आंसर देगा, इसलिए इसका आंसर होगा सदैव अपरिमेय संख्या। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज। तो देखिए, यहाँ पर सपोज़ आपने नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर ले लिया
एंड 3/4 और इर्रेशनल नंबर आपने ले लिया √5। बच्चों ध्यान दें, इसका जो प्रोडक्ट आएगा ये हमेशा कैसा आएगा, तो ये इर्रेशनल आएगा, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू तो सीधे सीधे आपको 0 दी गई है, x की वैल्यू 0 दी गई है, यही x की वैल्यू यहाँ रख देनी है आपको। तो 2 × x की जगह 0 रखेंगे प्लस 3y और = हो जाएगा 12। बच्चों ये पार्ट तो 0 हो गया, 3 अपॉन में जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी 0 और 4 इसका आंसर होगा, 0 और 4, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। Intersection point of lines x = 0 and 2x + 3y = 12 is 4, 0, 0, 4, 0, -4 and -4, 0। जो यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 दी गई है, तो एक तो यही आंसर हो जाएगा, और x की वैल्यू 0 यहाँ पर रख दें आप, तो 2 × 0 + 3y = 12, यानी यहाँ से हो जाएगा 3y = 12, या बच्चों y = आपको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल गया 0, 4। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों होगा 0, 4, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों 4 में आपसे कहा गया वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो आप यहाँ पर 70 से 5 माइनस कर दें, तो ये बच्चों 65 मिल जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 5 × 13, और 125 से माइनस कर दें 8, तो ये आपको मिल जाएगा 117, जिसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 × 13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में 13 कॉमन है, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा 13, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। सबसे बड़ी संख्या 13 है जो दोनों नंबर को डिवाइड करती है और रिमाइंडर बचाती है 5 और 8। The largest number which divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively। ऑप्शन दिए गए 13, 65, 875, 1750। बच्चों यहाँ पर बोला गया 70 को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचता है, 125 को डिवाइड करने पर 8। तो सबसे पहले इन नंबर को माइनस कर दें आप, ये आपको मिल जाएगा। इसके आप फैक्टर कर लें तो इसको आप लिख सकते हैं 5 × 13, और इसके प्राइम फैक्टर आपको मिलेंगे 3 × 3 × 13। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपको मिल रहा है वो आप देख सकते हो 13 दोनों जगह दिख रहा है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 13 होगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों होगा 13। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 2x + ay = 1 एंड 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो ये दोनों कंडीशन, इक्वेशन को सॉल्व करने की जो कंडीशन दी है, नो सोल्यूशन बोला गया, कोई भी हल नहीं है, तो a का मान निकालिए। बच्चों आप ध्यान दें, अगर कोई भी हल नहीं है तो इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों, इसकी कंडीशन होती है a/b = या आप इसको a1/a2 लिख लें, b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है कोई भी हल ना होने की। a1 जो x के साथ हो वो कहलाता है बच्चों, a2 जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ है = b1 जो y के साथ है यानी a, और b2 y के साथ दूसरी इक्वेशन का तो -5 है। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा a = 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो -10 हो जाएगा अपॉन में 3। तो यहाँ देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, -10/3। बच्चों फिफ्थ, वैल्यू ऑफ a इफ इक्वेशंस 2x + ay = 1 and 3x - 5y = 7
हैज़ नो सोल्यूशन। अगर दोनों इक्वेशन का नो सोल्यूशन है तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों ये आपको दो इक्वेशन दी गई हैं और फॉर नो सोल्यूशन कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ए कॉफिशिएंट होता है x का, तो पहली इक्वेशन का 2 है, दूसरी का 3 है। बी y का कॉफिशिएंट, तो पहली का a है, दूसरे का -5। आंसर इसी से मिल जाएगा आपको। तो a इज इक्वल 5 2 10 -10/3, यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ये -10/3 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्तकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। Consider the following statements about the quadratic equation 2x² - 4x + 3 = 0. First, the discriminant of given equation is less than 0. 0 से कम आ रही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट इज 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। आपको चारों में से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर हमें नेचर पता करना होगा रूट्स का। बच्चों यहाँ पर ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इज इक्वल b² - 4ac। b होता है x का कॉफिशिएंट, यानी -4 का होल स्क्वायर आप लिखेंगे, -4 a x² का कॉफिशिएंट होता है यानी 2, और c होता है कांस्टेंट टर्म यानी 3। बच्चों ये आपको मिलेगा 4 4 16 और -4 2 8 3 24, यानी माइनस का 8 मिलेगा। पहली चीज़ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ रही है, साथ में इसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है, 0 से कम आ रहा है, और कोई भी रूट वास्तविक नहीं है, यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे ए और बी। इस सिचुएशन में आप ए बी में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन ए भी करेक्ट है यहाँ पर, और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो आप ऑप्शन ए को ही सेलेक्ट करें। वैसे आप इस सिचुएशन में आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों ऑप्शन यहाँ पर ये दिए गए थे, आगे हमने क्वेश्चन को देखा है। यहाँ पर ए और बी सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ए भी देखिए 0 से विविक्तकर कम आ रहा था डिस्क्रिमिनेंट, और दूसरी चीज़ नो रियल रूट्स, यानी यहाँ पर ए और बी सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी, और यही करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं, इसका विकर्ण आपको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं AOBC इज अ रेक्टेंगल, 3 वर्टिसेस आर A 0,3, O 0,3 एंड B 5,0। फाइंड डायगोनल, आपको डायगोनल फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पर AOBC एक रेक्टेंगल है और A के कोऑर्डिनेट 0,3 हैं। O के कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0,3 क्वेश्चन में दिए गए हैं, उसको 3,0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने करेक्शन किया हुआ है, 3,0 लिख लिया है, क्योंकि ओवरलैप करेंगे नहीं तो ये, तो 3,0 ले लिए, सपोज कर लिए। B के 5,0 दिए हुए हैं। बच्चों यहाँ पर डायगोनल की लेंथ AB आपको डायगोनल दिख रही है, तो यहाँ पर लेंथ फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। AB इज इक्वल √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करने का फार्मूला डिस्टेंस का आपने ये यूज किया, जहाँ पर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। बच्चों ये 25 + 9 यानी 34 यूनिट्स आएगा। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात करें। 2 - 2 1/4 1/2 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल 0 इज़ 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों अगर 1/2 इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी आप x की जगह 1/2 रख कर के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 रख दें, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल 0। ये 1/4 हो जाएगा प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल 0। देखिए 4 एलसीएम ले लें, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, तो 1 प्लस यहाँ 2k हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल 0। बच्चों ये हो जाएगा 2k माइनस 4, 5 - 1 4 बचेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई 0 का 4 से होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों 2k हो गया 4, यानी k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। तो k की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पर। बच्चों यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में होती हैं, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल सही बात है, अगर दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो सिमिलर होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर इक्वल हो तो भी सिमिलर होते हैं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, बोथ ऑफ द अबव। दोनों सिचुएशन सही हैं। संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो दोनों करेक्ट ऑप्शन यानी बोथ ऑफ अबव, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसके साथ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल 90 डिग्री, AC इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, देन मीडियंस लेंथ फ्रॉम पॉइंट C। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हो, C पर 90 डिग्री है और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, b² प्लस p²। बच्चों बेस 4 का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये 16 और 9 25 25 आएगा, तो h कितना आ जाएगा, अंडर रूट लगेगा यानी 5 सेंटीमीटर, यानी टोटल लेंथ आ गई है 5 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दें, आपसे कहा गया C से मीडियन होती है सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाओ, यानी ये 2.5 हो जाएगा और ये भी 2.5, आधा 5 का आधा आधा हो जाएगा। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखें, जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो वर्टेक्स तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगी, ये सब आपस में इक्वल होंगी। तो अगर ये 2.5 आ चुका है तो ये भी लेंथ 2.5 होगी। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। ऑप्शन बच्चों दिए 9, 10, 8 और 20। चलिए कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। The lengths of diagonals of rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter. Then find the length of side of rhombus is. बच्चों ये देख सकते हैं आप, रोम्बस है, एक साइड रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक साइड 12 दी गई है यानी 6 हो जाएगी, ये 6, और ये 16 है तो ये 8 हो जाएगी। बच्चों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे भी कट करते हैं। 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होता है और इसको हमने मान लिया साइड A है। बच्चों यहाँ पर हम लोग
पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल बाकी बची हुई साइड के स्क्वायर का सम, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो बच्चों ये आ जाएगा 36 और 64 यानी 100। ए का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा और अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है 10। बच्चों ये साइड आपको मिल चुकी है 10 सेंटीमीटर। तो आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 4:9, देन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ ट्रायंगल्स विल बी। बच्चों यहाँ पर साइड का रेशियो दिया हुआ है 4/9। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का रेशियो निकालना है। तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, ये होता है। बच्चों यहाँ पर वैल्यू रख दें 4/9 होल स्क्वायर यानी आ जाएगा 16/81। 16/81। बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ 16/81, 16:81। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 4 tan theta is equal 3, then find the value of 4 sin theta minus cos theta upon 4 sin theta plus cos theta बराबर है। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। If 4 tan theta is equal 3, then find the value of 4 sin theta minus cos theta upon 4 sin theta plus cos theta is equal। ऑप्शन आपको ये दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर 4 tan थीटा की वैल्यू 3 दी गई है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ से आप cos थीटा कॉमन ले लें, बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ पर 4 sin थीटा, देखिए यहाँ cos थीटा कॉमन नहीं, जहाँ पर कॉमन ना हो और आपने कॉमन लिया हो तो उसके अपॉन में लिखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये कॉमन हो गया इसलिए माइनस का 1 बचा। यही चीज़ नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पे भी कॉमन नहीं था, अपॉन में लिखना होगा आपको और प्लस का 1। बच्चों ध्यान दें cos से cos कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4 tan थीटा -1 4 tan थीटा प्लस 1। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 4 tan थीटा की वैल्यू पता है 3 है, तो यहाँ पर सीधे सीधे 3 लिखेंगे -1 और नीचे भी 3 + 1, तो बच्चों कितना आ जाएगा 2/4 आ जाएगा यानी 1/2। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 1/2। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका 1/2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। sin 75 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री की वैल्यू का मान होगा। sin 75 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री का मान होगा 1 से कम, 1 से अधिक या फिर 0। वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री लेस देन 1, 1 मोर देन 1 और 0। बच्चों ध्यान दें आप एंगल को ऐड कर लें, अगर दोनों का सम 90 आ रहा है तो किसी एक को किस तरह से कन्वर्ट करके लिखेंगे, जैसे sin 75 को आप 90 - 15 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 15 माइनस होगा तो 75 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू को वैसे ही लिखते हैं। अब बच्चों ध्यान दें sin 90 की वजह से cos में कन्वर्ट हो जाता है और 15 बचेगा अपॉन cos 15 और जो न्यूमरेटर वही डिनोमिनेटर यानी वैल्यू आ जाएगी 1। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1 यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। If perimeter of square is equal to circumference of circle, then find ratio of areas of the circle and square। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पर आपको सरकमफ्रेंस किसके इक्वल दिया है, पेरीमीटर के। तो ये 2πr होगा और ये इक्वल होगा 4 × साइड।
साइड हमने ए मान ली स्क्वायर की और सर्कल की रेडियस को आर। बच्चों यहाँ से हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 4a/2 पाई हो जाएगा, या आर इज इक्वल यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दें 4a 2 × 22/7, 2 2 ज़ा 2 11। बच्चों ये आ जाएगा 7a/11। आपको कैलकुलेट क्या करना, आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, ये रेशियो आपको निकालना है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का साइड स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर वैल्यू रख दें, तो पाई की जगह आप रखेंगे 22/7, रेडियस 7a/11 दो बार लिखेंगे, 7a/11, 7a/11। बच्चों ए स्क्वायर वैसे ही लिख लें। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया, 7 से 7 कट हो जाएगा, 11 2 ज़ा। तो देखिए ऊपर कितना बचा, 7 2 ज़ा 14 और अपॉन 11, यानी 14:11। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों यहाँ देख सकते हो 14:11, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। Ratio of volumes of spheres are 64:27, then ratio of their curved surface areas will be, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बच्चों वॉल्यूम आपको दिए हैं, हमने मान लिया V1/V2, ये आपको रेशियो दिया है 64/27। अब आप ध्यान दें 4/3 पाई R1 क्यूब पहले स्फेयर का, 4/3 पाई R2 क्यूब दूसरे स्फेयर का, 64/27। 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, आप यहाँ पे क्यूब रूट लगाएंगे तो R1/R2 बच्चों क्या आ जाएगा, इसको 4 की पावर 3 लिखते हैं, 3 3 कैंसिल होगा, 4 बचेगा, 3 की पावर 3 3 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। अब आपको निकालना दोनों के CSA, तो CSA पहले का अपॉन CSA दूसरे का। तो बच्चों ये होगा 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो गया, R1/R2 इसको आप लिख सकते हो 4/3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा 16/9। बच्चों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा 16/9, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा 2 3 4 5। अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 2 3 4 5। आपको 1 से लेके 10 तक सभी ऑड नंबर का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। बच्चों ऑड नंबर आप लेंगे 1 3 5 7 और 9, सबको ऐड कर लेंगे तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, ये सम आ जाएगा 10 10 25 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 5। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट है। माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तोरण, आयत, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। The median of a given frequency distribution is found graphically with the help of median। किससे हम लोग पता कर सकते हैं, ओ गिव से। ओ गिव से आप मीडियन फाइंड करते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी 32 33 34, इनमें से कोई नहीं। If mean of the sum test is 27 and mode is 45, then median will be 32 33 34 or none of these।
बच्चों यहाँ पर मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशन होती है, मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड आपको दिया है 45 इज इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन दिया है 27। बच्चों ये 54 हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा 3 मीडियन। बच्चों यहाँ से मीडियन कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 99 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये आ जाएगा 33। तो मीडियन आ गया बच्चों 33। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 33। वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। माध्य, माध्यक, बहुलक या फिर उपरोक्त सभी। The abscissa of the point of intersection of less than type and of the more than types cumulative frequency curves of a grouped data given its, जो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से मदद से प्राप्त करते हो इनमें से कौन सी वैल्यू होती है, तो आप जब ओगे बनाते हो तो आपको क्या मिलता है उससे, मीडियन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।